हाय गाइस, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। सवाल को समय आ चुका है अंतिम दिन की बातों का। हाउ टू राइट परफेक्ट आंसर्स इन इकोनॉमिक्स। देखो, इकोनॉमिक्स का पेपर आंसर राइटिंग पे पूरी तरीके से डिपेंडेंट होता है। इस बात को अपने दिमाग में बिठा लो। जब हम इकोनॉमिक्स से सैंपल पेपर देखते हैं ना, या किसी भी टीचर को कोई पेपर कराते हुए देखते हैं ना, जनरली ऐसा होता है कि क्वेश्चन देखते हैं, हमें लगता है इसका तो आंसर हम लिख ही लेंगे, अरे ये तो बहुत ही ज्यादा आसान है। पर जब एक्चुअल में लिखने की बात आती है तो सब गुड़गोबर हो जाता है। हमें ये समझ नहीं आता कि दिमाग में तो चल रहा है, पर वो दिमाग की बात को पेपर पे उतारे कैसे। तो आज 5 ऐसे पॉइंट दूंगा जो आपको इकोनॉमिक्स पेपर में आंसर लिखते समय याद रखने हैं। अगर वो 5 पॉइंट आपने अपने दिमाग में बिठा लिए तो कोई भी आपके नंबर नहीं काट पाएगा। इसलिए इस वीडियो को बड़ा ध्यान से देखना, क्योंकि ये नंबर बढ़ाने वाली वीडियो है। ठीक है, तो चलिए समय व्यर्थ नहीं करेंगे, जल्दी से शुरू करेंगे। और शुरू करने से पहले बालको, जैसा कि आप सभी को पता है, अपना इकोनॉमिक्स का गेस्ट पेपर आ रहा है। पेपर वाले दिन सुबह 6 बजे, लिंक डिस्क्रिप्शन में है। अभी यहां से इस वीडियो खत्म करके वहां जाना, और वीडियो शुरू होने से पहले 1000 लाइक उस पर हो जानी चाहिए। ये तुम्हारी जिम्मेदारी है, जाके वहां पर लाइक कर देना। ठीक है जी, चलो 5 चीजों के बारे में बात करते हैं। सबसे पहली चीज जो आपको याद रखनी है जब भी इकोनॉमिक्स के पेपर में आंसर लिखने बैठो, आपको आंसर बहुत ब्लंट नहीं देने। इंग्लिश का एक शब्द आता है डिप्लोमेटिक, उस शब्द का आपको इस्तेमाल करना है। यानी कि किसी भी सवाल का जवाब आपको बिल्कुल ब्लंट या सीधा नहीं देना। फर्ज कीजिए कि आपके एक क्वेश्चन आ जाता है जिसमें आपसे पूछते हैं कि आपको क्या लगता है इंडिया का इंफ्रास्ट्रक्चर कैसा है। अगर आपने उसमें लिख दिया कि बहुत बढ़िया है तो भी नंबर कटेंगे। अगर आपने लिख दिया कि बहुत खराब है तो देशभक्ति के नाम पे कट जाएंगे। तो आपको जो यहां पर आंसर देना है वो थोड़ा सा डिप्लोमेटिक देना है। डिप्लोमेटिक का मतलब क्या होता है? थोड़ा सा मिला जुला। जैसे कि समय के साथ हमारा इंफ्रास्ट्रक्चर जो है ग्रो कर रहा है, हमारी सरकार उस पर बहुत ज्यादा काम कर रही है, अब हमारा इंफ्रास्ट्रक्चर वर्ल्ड स्टैंडर्ड से मीट करने जा रहा है। कुछ इस तरीके से आपको थोड़ा सा डिप्लोमेटिक आंसर देना है। और जब भी आप किसी भी आंसर को क्लोज करो, आपको बहुत प्यारी सी लाइन लिखनी है। वो लाइन क्या है कि फ्रॉम द अबव एक्सप्लेनेशन हम ये कह सकते हैं कि इंडिया एक ग्रोइंग इकोनॉमी है, और उसके अंदर जो इंफ्रास्ट्रक्चर फैसिलिटीज है, जैसे इंफ्रास्ट्रक्चर का क्वेश्चन है, तो वो समय के साथ इवॉल्व हो रही है, एंड सूनर और लेटर हमें बहुत अच्छी ग्रोथ की उम्मीद है। कुछ इस तरीके से आपको थोड़ा डिप्लोमेटिक आंसर देना है हर एक प्रकार का, जहां पे भी आपसे ओपिनियन पूछेंगे। क्योंकि 4 या 5 क्वेश्चन ऐसे आएंगे जहां पे आपसे ओपिनियन पूछेंगे, डू यू एग्री, स्टेट योर ओपिनियन। तो इस प्रकार के क्वेश्चन में आपको थोड़ा सा डिप्लोमेटिक जाना ही पड़ेगा। दूसरी चीज जो आपको याद रखनी है, देखो इंडियन इकोनॉमी हो या मैक्रो इकोनॉमिक्स हो, एक बात का याद रखना कि आंसर आपके पॉइंट्स में ही होंगे। गलती से भी अपने आंसर्स को पैराग्राफ में कोट करने की भूल मत कर देना। क्योंकि क्या होता है, जब भी हम पैराग्राफ में लेते हैं ना, तो टीचर पूरा पैराग्राफ पढ़ता है, और 100 में से 90 बच्चों की इंग्लिश इतनी बेहतर तो है नहीं, भाई अपनी भी नहीं थी उस समय। तो जब टीचर पूरा पैराग्राफ पढ़ेगा, फर्ज करो कि आपने एक बड़ा आंसर लिखा 6 नंबर का, तो उसको ऐसे पूरे 1 पेज में लिख दिया, 1.5 पेज में लिख दिया मान। जब टीचर के पास क्या होगी? आंसर शीट होगी, टीचर के पास पूरी आंसर की होगी। अब उस आंसर की में कुछ 5-7 पॉइंट होंगे। अब क्योंकि आपने पैरा लिखा है, तो वो टीचर एक एक वर्ड पढ़ेगा उन 5-7 पॉइंटों को ढूंढने के लिए। और यहां पर जब तुम्हारी इंग्लिश थोड़ी सी बिगड़ी ना, तो नंबर कट जाएंगे, बिना वजह नंबर कट जाएंगे। इसलिए बेहतर है कि आप अपने आंसर्स को पॉइंट्स के अंदर कोट करें, बहुत बढ़िया रहेगा। तीसरी चीज जो आपको याद रखनी है, आपके एक क्वेश्चन ऐसा आएगा जहां पर डायग्राम्स होंगे। कैसा आएगा? जिसमें डायग्राम होगा, जैसे पिक्चर बेस्ड क्वेश्चन आता है ना, उस प्रकार का। बट इको में जो डायग्राम है वो एक पिक्चर के अलावा चार्ट भी हो सकता है। क्या हो सकता है? चार्ट भी हो सकता है। जैसे पिछली बार का पेपर देखोगे तो एक चार्ट बनाया गया था जिसके अंदर एम्प्लॉयमेंट को दर्शाया गया था और जॉबलेस ग्रोथ और कैजुअलाइजेशन को बताना था। तो आपके एक ऐसा क्वेश्चन आएगा जहां पर एक बेहतरीन सा चार्ट होगा। वो चार्ट किसी भी चीज को दर्शा सकता है। फर्ज करते हैं कि अपन एम्प्लॉयमेंट की बात करते हैं। मान लो कि उस चार्ट के अंदर आपको दे रखा है कि गांव में इतने प्रतिशत महिलाएं काम करती हैं, शहर में इतने प्रतिशत महिलाएं काम करती हैं, गांव में इतने प्रतिशत पुरुष काम करते हैं,
शहर में इतने प्रतिशत पुरुष काम करते हैं। कुछ इस प्रकार का डेटा दे रखा है आप, ठीक है, यहाँ पूरी नंबरिंग वंबरिंग सब करी हुई, और आपको बोला कि इस पे बेसिस पे रीजन बताइए कि महिलाएं क्यों कम काम करती हैं या पुरुष ज्यादा क्यों काम करते हैं। कुछ इस प्रकार से अगर क्वेश्चन आ जाता है तो आपको एक चीज याद रखनी है, वो ये है कि यूज डेटा फ्रॉम क्वेश्चन ओनली, फ्रॉम क्वेश्चन ओनली। देखो बहुत ज्यादा डेटा नहीं लिखना है आपको, हमने डेट्स एंड डेटा की एक वीडियो बना रखी है जिसमें बता रखा है कि कौन सी फुल फॉर्म और कौन सा डेटा आपको याद रखना है, ऊपर आई बटन में मैं लगा दूं। उसके अलावा कोई डेटा आपके काम का नहीं। बट अगर आपको क्वेश्चन के अंदर चार्ट मिलते हैं तो इनके डेटा को इस्तेमाल करें। जैसे हमने ये बोला, मान लो कि ये है गांव में कितनी महिलाएं काम करती हैं, मान लेते 57%, एग्जाम्पल। शहर में 34%, एग्जाम्पल के रूप। तो हम ये लिखेंगे कि भाई गांव में ये रीजन है, मान लीजिए कि गांव में एग्रीकल्चर मेन सोर्स है, ठीक है, और वो लेबर इंटेंसिव है, इसलिए महिलाएं गांव में थोड़ा ज्यादा काम करती हैं। एज वी कैन सी फ्रॉम द डेटा कि रूरल एरियाज हैज 57% ऑफ वुमेन एम्प्लॉयमेंट, वेयर एज अर्बन एरियाज हैज 34% ऑफ वुमेन एम्प्लॉयमेंट। तो हमने क्या करा, अपने आंसर को बेहतर बनाने के लिए इस डेटा का इस्तेमाल करा। ये आपको करना पड़ेगा, तभी नंबर आएंगे। जो पांचवा पॉइंट बताऊंगा ना मैं, वो सब कुछ बदल डालेगा। पहले बात करते चौथे पॉइंट की। देखो ये तो हो गया चार्ट। इसी प्रकार से एक आपको टेबल बेस्ड क्वेश्चन भी मिलेगा, इधर टेबल बेस्ड क्वेश्चन या फिर पैरा बेस्ड क्वेश्चन। ये पैरा बेस्ड क्वेश्चन इधर मनी एंड बैंकिंग में से पूछा जा सकता है कि आरबीआई ने ऐसा ऐसा कर दिया, या फिर कंपैरेटिव डेवलपमेंट ऑफ इंडिया पाकिस्तान एंड चाइना से पूछा जा सकता है। यहां बेसिकली करते क्या है कि एक बहुत बड़ा पैराग्राफ आपको देते हैं, जिस पैराग्राफ में कई सारी चीजें होती हैं। अगर मनी एंड बैंकिंग में से आएगा तो ऐसा होगा कि रिसेंटली हमारे आरबीआई गवर्नर ने ये काम कर दिया, वो काम कर दिया, जो कि भविष्य में होने वाले पेंडेमिक को या भविष्य में होने वाले डेफिसिट डिमांड को देखते हुए किया गया, ऐसा कोई पैराग्राफ दे देंगे। तो अगर आपको ऐसा कोई क्वेश्चन मिल जाता है जिसके अंदर पूरा पैरा गिवन हो, तो आपको एक चीज याद रखनी है कि आप आंसर को बेहतर बनाने के लिए उस पैरा में से टर्म्स का इस्तेमाल करें या लाइंस को कोट करें। लाइंस को कोट करें कहां से? उस पैराग्राफ में से। ये बहुत जरूरी है। अगर आपने वो लाइंस कोट नहीं करी तो आपका आंसर काफी जनरलाइज बन जाएगा, और यहीं से हमारा पांचवा पॉइंट निकल कर आता है कि आप कितनी भी मेहनत कर लो, कितना भी बढ़िया आंसर लिख लो, आपको पूरे नंबर नहीं मिलेंगे अगर आपका आंसर काफी जनरल है तो। क्या है? काफी जनरल है तो। क्या होता है कभी कभी, मतलब जनरली हम मानते हैं कि हमें आता है आंसर, इंडियन इको है, मेजरली चीजें हमें आती, पर जब हम उसको लिखते हैं ना, हम अपनी ही भाषा में लिख देते हैं और हमारे पूरे एक्सप्लेनेशन में कोई भी इकोनॉमिक्स की टर्म इस्तेमाल नहीं होती, और ये सबसे बड़ी गलती है। फर्ज कीजिए कि आप लिख रहे हो एग्रीकल्चर सेक्टर के ऊपर कि एग्रीकल्चर सेक्टर के डेफिसिट, आपने पूरा पैराग्राफ लिख दिया पर उसमें कहीं इरिगेशन शब्द का इस्तेमाल नहीं करा, कहीं स्मॉल एंड स्कैटर्ड होल्डिंग का इस्तेमाल नहीं करा। यानी ऐसी टर्म्स जो आप एक्सप्लेनेशन दे रहे हो उसको सिंबलाइज करती है, अगर उसका इस्तेमाल नहीं करा है तो आप कितनी भी मेहनत से लिख लो, नंबर नहीं मिलने वाले। सेम यहीं पे जो हमने समझाया कि जब आप इस पैराग्राफ में से आंसर लिखोगे तो इस पैराग्राफ की कुछ लाइन को कोट करना, क्योंकि उन लाइंस के अंदर इकोनॉमिक्स की टर्म्स होंगी। जैसे मनी एंड बैंकिंग में रेपो रेट, रिवर्स रेपो रेट, ठीक है, मान लेते हैं आरबीआई से रिलेटेड कोई टर्म मिल गई, क्रेडिट क्रिएशन से रिलेटेड कोई टर्म मिल गई, सीआरआर, एसएलआर, ऐसी जो टर्म्स होती हैं, ये टर्म्स आपके आंसर को बेहतर बनाती हैं। और बच्चे इको का पेपर देने के बाद आके सोचते हैं कि सर हम करके तो पूरा है पर नंबर कम आए। नंबर इसलिए कम आए क्योंकि आपकी जो एक्सप्लेनेशन थी पूरी मान लेते 1.5 पेज की थी, उसमें इकोनॉमिक्स की टर्म्स ही नहीं थी। क्योंकि अगर आप ध्यान से अगर थोड़ा गूगल पर रिसर्च करोगे, मैं करके आया उसलिए बता रहा हूं, जो आंसर शीट आती है, जो आंसर की आती है, उसके अंदर पूरी बड़ी बड़ी एक्सप्लेनेशन नहीं होती है। उन आंसर की में कुछ 5-7-10 टर्म होती है हर आंसर के साथ, कि भाई इस आंसर के अंदर ये 5-10 टर्म्स है। अगर आपने वो टर्म्स लिखी हैं
तो आपको नंबर मिलेंगे। अगर वो टर्म्स नहीं लिखी हैं, भले ही पूरा आंसर भी सही लिखा है, 1-1.5 नंबर कट जाएगा। इसलिए बेहतर है कि आप ज्यादा से ज्यादा इकोनॉमिक टर्म्स का इस्तेमाल करें। और ये मुश्किल नहीं होता है करना। जहां पानी लिख रहे हो वहां इरिगेशन लिख दो, जब पैसे की कमी लिख रहे हो वो फाइनेंस लिख दो। बस ये कुछ छोटी छोटी चीजें हैं जिनको आपको अपनी एक्सप्लेनेशन में ऐड करना है, आपके बढ़िया से नंबर आ जाएंगे। समझ गए? तो ये 5 पॉइंट अपने दिमाग में बिठा के रखना जब तुम इकोनॉमिक्स का पेपर देने जाओ। पेपर आसान आएगा, मुश्किल बिल्कुल नहीं आएगा, पर आपकी अप्रोच उसको लेके कैसी है ये बहुत ज्यादा जरूरी है। ठीक है, इसलिए कल सुबह 6 बजे गेस्ट पेपर आ रहा है, उसमें एक बार देखना, उसके क्वेश्चन और आंसर्स को समझना, कैसे लिखे हुए हैं, क्यों लिखे हुए हैं, तब जाके बढ़िया नंबर आ रहे होंगे। ठीक है जी, तो अभी के लिए इतना ही, यहीं पे उसको समाप्त करते हैं। इंडियन इको में परेशानी है तो अपनी इंडियन इकोनॉमी की मूवी आ चुकी है, ऊपर आई बटन में उसका लिंक है। आपके द्वारा बहुत बेहतरीन रिस्पॉन्स हमें मिल रहा है। मतलब उस कितना 2 घंटे 4 मिनट की वीडियो को ऑन एन एवरेज हर बच्चा करीब आधा घंटा देख रहा है। ये नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल नंबर है यूट्यूब पे। ठीक है, मतलब लाइव स्ट्रीम्स में ऐसे नंबर्स आते हैं, तो बहुत मजेदार, बहुत शानदार रिस्पॉन्स मिल रहा है, उसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। अगर अब तक नहीं देखी है तो जाके देख लेना, आई बटन में उसका लिंक है। मिलते हैं आपसे अगली वीडियो के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।